हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? सब बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जिसमें क्या पढ़ाएंगे आपको टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हमने पढ़ा था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते तो कुछ एक फोर्स एक्सपीरियंस करता था, जिस फोर्स को हम लोग BIL sin थीटा से निकाल सकते थे। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पढ़ेंगे कि टॉर्क निकालनी है अगर हमने कोई एक करंट कैरिंग कॉइल हम लोग यहाँ रेक्टेंगुलर कॉइल लेके करेंगे डेरिवेशन। अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया तो वो किस तरीके से टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम बन जाएगा जब वहाँ से जहाँ से आपने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि करंट कैरिंग कॉइल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते थे तो वो भी एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। वैसे ही लगभग थोड़ा बहुत सेम डेरिवेशन से समझ सकते हो आप। कंसीडर रेक्टेंगुलर कॉइल, क्या मान के चला हमने यहाँ पे एक PQRS कॉइल मान लेते हैं जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड हो रखी है, जिसको हमने B वेक्टर से डिनोट करा है। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो ये इसकी लेंथ है PQ और RS, और QR और SP इसकी ब्रेड्थ है जो कि हमने B के बराबर माना है। करंट I जो है वो फ्लो कर रहा है किस डायरेक्शन में? PQRS से। और थीटा जो है वो एंगल बन रहा है किस किस के बीच में? प्लेन ऑफ द कॉइल और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब B वेक्टर और कॉइल के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। द फोर्सेज विल बी एक्टिंग ऑन द फोर आर्म्स ऑफ द कॉइल। अब चारों की चारों आर्म्स पे क्या लगेंगी? फोर्सेज लगेंगी। किस तरीके से वो फोर्स लगेंगी उनको देखेंगे और फिर उससे फिर टॉर्क बनाएंगे। चलते डायग्राम के ऊपर। ये देखिए, ये कोई डायग्राम है। इसमें क्या करा है हमने, ये कॉइल जो कि हमने प्लेस की है किसके बीच में? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, आपको दिखा रखी है सारे में। ये रहा B, ये B, ये रहा B, ये B है। हर जगह हम लोगों ने B करके लेबल करके दिखा रखा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन B वेक्टर है जो कि थीटा एंगल बनाता है किसके साथ में? कॉइल के प्लेन के साथ में। तो ये देखो, कॉइल का प्लेन ये रहा और मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो इसके बीच का जो एंगल है वो हम लोगों ने किससे डिनोट करा है? थीटा से डिनोट कर दिया। और इसमें दो आर्म जिसकी लेंथ है तो हमने ये वाली और ये वाली आर्म जो है वो ब्रेड्थ मानी है, और ये वाली लेंथ मानी है। ठीक है, तो हर आर्म पे भाई एक इंडिविजुअल हम आर्म को किसी तरह ट्रीट करेंगे, एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था। कहने का मतलब ये है कि ये चार वायर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे गए हैं, तो BIL sin थीटा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, उसी से हम लोग डिराइव करने वाले हैं आगे की चीज़ें। तो हमने बोला कि F1, F2, F3, F4 वेक्टर ये जो है फोर्सेज मान लेते हैं जो चार आर्म पे लग रही होंगी, PQ, QR, RS और SP, जो चार आर्म्स हैं इसकी। फोर्स ऑन आर्म SP इज गिवन बाय F4 वेक्टर। सबसे पहले आर्म SP की देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही आर्म SP, इस पर जो फोर्स लग रही है ये इन्होंने लेबल नहीं करा है, अपने डायग्राम में लेबलिंग कर लीजिएगा। इसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग? F4 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं? इसको F2 वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ की वाली जो फोर्स है इन्होंने लेबलिंग नहीं की है। तो कैसे निकालेंगे भाई? तरीका तो वही है, I इक्वल्स टू I वेक्टर B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, यही तो होती थी, यानी कि BIL sin थीटा होती थी। यहाँ पे जो लेंथ थोड़े ना है, यहाँ तो हमने जो आर्म की लेंथ है वो किसको मानी? हमने B के बराबर मानी, तो BIB sin थीटा हो गई। अब इसकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। किससे निकालेंगे हम लोग? स्क्रू रूल से निकालेंगे। स्क्रू रूल में क्या बताया था कि जो पहले लिखा है फॉर्मूले में उससे दूसरी तरफ वाले की तरफ जाना है। तो देखो, B वेक्टर कहाँ पे? B वेक्टर ये रहा, और L वेक्टर कहाँ पे? L वेक्टर ये रहा। मतलब आपको क्या करना है? इस तरीके से जाना है, इस तरीके से घूमना। और ये डायरेक्शन कौन सी है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप स्क्रू को घुमाते हो तो वो बाहर की तरफ आता है, तो यानी फोर्स विल बी डायरेक्टेड, या तो आप आउटवर्ड्स बोल सकते हो या अपवर्ड्स बोल सकते हो। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि इस फोर्स की डायरेक्शन आप लोग निकाल सकते हो, और ये फोर्स कैसी आ जाएगी? अपवर्ड्स आ जाएगी। जिनको अपवर्ड समझ में नहीं आती वो आउटवर्ड्स से समझ लीजिए। तो ये आ गया स्क्रू रूल से। इसी तरीके से आप फोर्स ऑन आर्म QR भी निकाल सकते हो। QR को भी हमने ब्रेड्थ माना था, SP और QR तो ब्रेड्थ थी, तो F2 वेक्टर से डिनोट कर रहा है। I B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर, लेंथ तो ब्रेड्थ के बराबर है। यहाँ पे हमने लेंथ ब्रेड्थ के बराबर नहीं है, जो लेंथ है उस आर्म की जिसकी हम फोर्स की बात कर रहे हैं वो हमने B मानी है। तो F2 किसके बराबर हो गया? BIB sin थीटा। इसकी भी डायरेक्शन हम स्क्रू रूल से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे स्क्रू रूल से। ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे, और ये होगी L वेक्टर की डायरेक्शन। इस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन में कैसे आ जाएगा? यहाँ पे, यहाँ से एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये होगी ये L वेक्टर की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड से L वेक्टर की तरफ आना होता है, इस तरीके से घूम के आएंगे हम लोग, इस तरीके से घूम के आएंगे। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या है कि इनवर्ड्स आ जाएगी, तो फोर्स विल भी डायरेक्टेड, या तो डाउनवर्ड्स बोल सकते हैं या फिर इनवर्ड्स बोल सकते हैं, जो किससे निकाल दी? स्क्रू रूल से निकाल दी। अब हमने सारे रूल्स, स्क्रू रूल हो गया, राइट हैंड पाम रूल हो गया, सारे रूल इसीलिए सिखाए आपको कि जहाँ पे जो कन्वीनियंट होगा, जो हमें, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे और रूल्स यूज़ नहीं हो सकते हैं, पर वो कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करना, इसलिए हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं।
अब F2 वेक्टर और F4 वेक्टर क्या है भाई, वो अपवर्ड आया वो डाउनवर्ड आया, ठीक है, या वो इनवर्ड्स आया वो आउटवर्ड्स आया। अब इसको BI साइन थीटा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन दे कैंसिल आउट ईच अदर, दैट इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑन द कॉइल इज जीरो। इनका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं PQ पे, तो PQ की बात करोगे तो PQ को F1 वेक्टर से डिनोट करा है, इस पर जो फोर्स लग रही है वही BIL, तो यहाँ तो जो आर्म की लेंथ है वो हमने लेंथ L मानी है, तो BIL साइन थीटा हो जाएगी। यहाँ जो हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं हम लोग पाम रूल से निकालेंगे। पाम रूल अगर आप लगाओगे राइट हैंड पाम रूल ऊपर, तो आपको पता चलेगा इस फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड्स है। इसी तरीके से हम RS पे लगाओगे तो F3 BIL साइन थीटा आएगा, और इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड्स आ जाएगी। अब ये दोनों क्या है, अब आउटवर्ड्स और इनवर्ड होने की वजह से ये फोर्स किसकी तरह एक्ट करेंगी, ये कपल की तरह काम करेंगी। कपल क्या करता है, वो टॉर्क को रोटेट करता है। कपल की कंडीशन क्या होती है, आपको पढ़ा रखी है पहले भी, इलेक्ट्रोस्टैट्स में फिर से देख लीजिए। फोर्स जो आर्म PQ और RS पे हैं वो इक्वल हैं, वो पैरेलल भी एक्ट कर रही हैं एक दूसरे के, और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर रही हैं, ठीक है। ये कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, और उनके डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो। डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन मतलब अलग अलग आर्म पे एक्ट कर रही हो, एक ही आर्म पे एक्ट नहीं कर रही, तो वो कपल बना देते हैं। और वो कपल क्या करता है, इस कॉइल को रोटेट कर देता है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो जो फोर्स इस आर्म पे लग रही है वो फोर्स इसे नीचे की तरफ धकेल रही है, और जो फोर्स इस वाली आर्म पे लग रही है वो इसे ऊपर की तरफ ला रही है। तो एक कॉइल क्या होने लग जाएगी, एक अपने हाथ को इमेजिन करिए कॉइल की तरह, और अपने राइट हैंड साइड की तरफ, उसी एक जो भी हाथ आपने लिया है उसमें राइट साइड की तरफ फोर्स लगा के देखो नीचे की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स लगा के देखो ऊपर की तरफ, तो क्या होगा, वो आपका हाथ घूमने लगेगा, किस डायरेक्शन में घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमने बोला कि ये जो फोर्स है ये कपल बन जाएगी, एक टॉर्क का काम करने लगेगी, और ये इस कॉइल को रोटेट कर देगी, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगी तो उसका मतलब ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करेंगे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच का, दोनों आर्म्स के बीच का। दोनों आर्म पे तो फोर्स लग के टॉर्क बना रही है। तो मैंने क्या करा, ये वाली कौन सी आर्म ली है मैंने, ये टॉप व्यू लिया है कॉइल का, ये जो कॉइल का लिया यहाँ पे टॉप व्यू लिया गया है, ये इन्होंने लेबलिंग नहीं की है। ये मैं बताता हूँ आपको कौन सी आर्म मैंने आपको दिखाई है डायग्राम में, ये वाली आर्म की बात करें हम लोग। PS आर्म को मैंने यहाँ लेबल करा है, नीचे सिर्फ मैं PS आर्म का डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये होगी PS, यहाँ पे P पॉइंट बना लीजिएगा, ये पॉइंट P है, ये PS आर्म है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये टॉप व्यू बोल सकते हैं आप कॉइल का, ये टॉप व्यू है कॉइल का। तो ये वाली PS जो मानी थी वो क्या मानी थी, ब्रेड्थ मानी थी, तो ये ब्रेड्थ है। और इस तरीके से कोई एक नीचे आर्म होगी, कोई एक नीचे आर्म होगी, और ऐसे करके यहाँ पे कॉइल ऐसे करके कंप्लीट हो रही होगी, ऐसा कुछ है। तो ये टॉप व्यू है। कहने का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना, दोनों के आर्म के बीच का, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ST बोल रहा हूँ मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, और ये कॉइल का प्लेन था, तो ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने यहाँ पे ST को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या लिख दिया, अगर आप निकालोगे तो यहाँ से B cos थीटा, ये B cos थीटा आ जाएगा, ये B sin थीटा आ जाएगा। ये पुट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब सबको पता है लेंथ भी है यहाँ पे और ब्रेड्थ भी है, और कॉइल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, BIA cos थीटा। अगर इस कॉइल में अभी हमने एक टर्न लिया था, अगर हमने n टर्न्स ले लेते हैं तो ये BIA sin थीटा की, सॉरी BIA cos थीटा से क्या बन जाएगा, बीना cos थीटा बन जाएगा। और ये एक फार्मूला हो गया, आप याद रखेंगे कि ताऊ का फार्मूला क्या होता है, बीना cos थीटा, ठीक है। फॉर्मूले कहीं कहीं बुक में आपको बीना साइन थीटा भी मिलेगा, मैं वो भी बनवाऊंगा, और एक क्वेश्चन भी करेंगे जब हम लोग फिनिश करने पे चैप्टर, जिसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कब हम लोग बीना cos थीटा यूज़ करेंगे, कब हम लोग बीना साइन थीटा यूज़ करेंगे। उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके अंडरलाइन भी करवा दूंगा मैं आपको, ताकि आपको दिक्कत खत्म हो जाए। क्योंकि बुक्स में कहीं कहीं बीना cos थीटा लिया होता है, कहीं बीना साइन थीटा लिया होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता कि कब cos थीटा वाला यूज़ करना है फॉर्मूला, और कब फॉर्मूला यूज़ करना है किस वाला, साइन थीटा वाला। तो वो दिक्कत मैं आप लोगों की ख़त्म कर दूंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद मैं 2 वीडियोस और लाऊंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे इन टॉपिक्स पे बेस्ड। आगे चलते हैं। अब मैंने क्या बोला कि इफ़ द एक्सिस ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल अल्फ़ा, ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट। कॉइल जो है वो क्या कर रही है, एक्सिस जो है कॉइल की वो अल्फ़ा एंगल बना रही है, किसके साथ में, कॉइल के प्लेन के साथ में। कहने का मतलब क्या है, इसमें ये वाली जो लाइन है ये है कॉइल की एक्सिस, ये क्या कर रही है, ये कॉइल के प्लेन के साथ में क्या एंगल बना रही है, अल्फ़ा एंगल बना रही है। देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड था ये, ठीक है, ये कितना एंगल बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था इसके साथ में, और ये कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा बना रही है। और ये वाला एंगल अगर आप पूरा देखोगे, ये वाला, यही तो थीटा प्लस अल्फ़ा, और ये कितना है, ये 90 के बराबर है।
ये थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर है, क्लियरली दिख रहा है भाई, एक लाइन ऐसे खींच दी, एक लाइन ऐसे खींच दी, तो ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। और ये दोनों एंगल हैं क्या, ये अंदर वाला थीटा बाहर वाला अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है, तो यानी कि थीटा यहाँ से क्या बन जाएगा 90 माइनस अल्फा बन जाएगा। तो ऊपर में थीटा फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करा बिना कॉस थीटा, इसमें मैं थीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। और कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है साइन थीटा, तो 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा साइन अल्फा बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया बीना साइन अल्फा। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले बनवा दिए हैं, कॉस थीटा भी और साइन थीटा भी है, साइन अल्फा भी। अब न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तो आप लोग यहाँ पे चाहे नोट कर लेना कि न्यूमेरिकल में हम लोग कैसे नोट करेंगे, फिर यहाँ पे आप स्पेशल केस मार्क के नोट कर लेना, कब फार्मूला यूज़ करना है आपकी मर्जी है, लेकिन उस न्यूमेरिकल में क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों फार्मूले से कब फार्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ से आप लोग इसका फार्मूला ये भी बना सकते हो, NIE सबने पढ़ रखा है क्या होता है, NIE मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला बना सकते हो। NIE की जगह पे मैं M लिख सकता हूँ, तो M भी साइन अल्फा, और साइन अल्फा किस में आता है क्रॉस प्रोडक्ट में आता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे ताऊ वेक्टर इज इक्वल्स टू, ताऊ पे वेक्टर लगा लेना यहाँ पे, ताऊ वेक्टर इज इक्वल्स टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, यानी कि M क्या है मैग्नेटिक मोमेंट NIE और इनटू मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। स्पेशल केसेस कर लेते हैं, स्पेशल केसेस हम लोग थीटा के हिसाब से करेंगे, कॉस थीटा के हिसाब से फॉर्मूले से करा रहा हूँ। अगर कॉइल जो है, इफ द कॉइल इज सेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कॉइल जो है वो ऐसे सेट कर दी कि जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है वही, तो क्या किया गया कॉइल को जो है वो लगाया गया क्या पैरेलल, यानी कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कॉइल का प्लेन कर दोगे, तो थीटा क्या था एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, तो भाई वो तो खत्म ही हो गया 0 डिग्री हो गया, तो कॉस 0 को पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 1, तो बीना क्या हो जाएगी मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगी, तो ताऊ आ गया यहाँ से बीना जो कि मैक्सिमम टॉर्क है। और यही केस क्या है, यही केस किसका केस है, ये रेडियल फील्ड का केस है। अब रेडियल फील्ड का केस का मतलब क्या होता है, वो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में फिर से इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो वहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। का मतलब क्या है कि देखो अल्फ़ा प्लस थीटा किसके बराबर था 90 डिग्री के बराबर था, ठीक है। और अगर थीटा 0 होता है तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगी। तो अगर कोई मेरे से कहे कि थीटा अगर 90 डिग्री, थीटा अगर 0 डिग्री है या अल्फ़ा अगर 90 डिग्री है, तो क्या किसका केस बन जाएगा, मैक्सिमम टॉर्क का केस बन जाएगा। कोई कह रहा होगा कि बिना कॉस थीटा से क्यों करा रहे हो, बिना साइन अल्फ़ा से कराओ स्पेशल केसेस को, तो आप लोग बिना साइन अल्फ़ा से भी स्पेशल केसेस कर सकते हो। बिना साइन अल्फ़ा से स्पेशल केसेस देखो, अब यहाँ पे अभी मैंने वैल्यू बताई कि क्या हो जाएगा, अगर थीटा प्लस अल्फ़ा 90 होता है, थीटा प्लस कहाँ थे, थीटा प्लस अल्फ़ा किसके बराबर था 90 के बराबर था, और थीटा 0 है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, अल्फ़ा 90 तो इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ताऊ वहाँ से भी बीना आ जाना है, आप कहीं से भी कर लो आंसर सेम ही आएगा। और बीना क्या है मैक्सिमम टॉर्क है, तो किसी केस में भी कहीं भी मेरे से बोला कि थीटा 0 या मेरे से बोला अल्फ़ा 90, तो इसका मतलब मैं रेडियल फील्ड की बात कर रहा हूँ, और रेडियल फील्ड में वो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी कॉइल, ठीक। दूसरी पॉइंट की बात करें तो इफ़ द कॉइल इज सेटअप विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने प्लेन जो है कॉइल का वो परपेंडिकुलरली सेट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी वेक्टर और कॉइल के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बना दिया, तो फार्मूला क्या बन जाएगा बीना कॉस 90 बन जाएगा। बीना कॉस 90 यानी कि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ से टॉर्क कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। किसी को अगर इससे कह रहा भाई हम साइन अल्फ़ा से करना चाहते हैं तो साइन अल्फ़ा से कर लो, अगर थीटा 90 है तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो टॉर्क कितनी आ जाएगी 0। तो आप दोनों स्पेशल केसेस आप साइन अल्फ़ा से भी कर सकते हो, मैंने कॉस थीटा से कराया है, किसी का मन साइन अल्फ़ा से करने का तो साइन अल्फ़ा से भी कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केस स्पेशल केसेस हो गए। इस वीडियो में टॉर्क की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट 2 वीडियोस बची है हमारी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ एमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये और सीखेंगे हम लोग कैसे कैसे करना है। 2 वीडियोस लेके आएंगे, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की और करेंगे चैप्टर का दी एंड। अच्छी लगी हो वीडियो तो डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel, those who are new to the channel. We'll see you in the next video. Till then, do take care of yourselves. Bye bye.